डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना ले ही रहा था मैं, जब नीता की चीख गूंजी और मेरे हाथ से खाना छूटकर नीचे गिर गया। मैं सब छोड़ छाड़ कर ऊपर भागा और जाकर देखा तो नीता पागलों की तरह छटपटा रही थी, तड़प रही थी, हाथ पर ऐसे मार रही थी जैसे उस पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। आंखें उसकी उलट चुकी थी, आंखों की पुतलियां ऊपर उठते उठते आंख का सिर्फ सफ़ेद हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने जाता वो मुझे किसी बच्चे की तरह उठाकर दूर फेंक देती। पूरे कमरे का सारा सामान इधर उधर करके फेंक दिया था नीता ने। आखिरकार मैंने फिर से वही किया। एक बाल्टी जल्दी जल्दी फ्रिज में रखा, बड़े पतीले का पानी और सीधे जाकर नीता पे फेंक दिया और पानी नीता के बदन पे पड़ते ही ऐसे धुआं उठा जैसे जलते कोयले के अंगार पे पानी फेंक दिया हो। पूरे कमरे में धुआं भर गया हो और कैसे एक अजीब सी जली जली सी महक आने लगी। और उसी कोहरे जैसे धुएं में नीता चलती हुई मेरे पास आई और एक अजीब सी आवाज़ में हंसती हुई मेरे गले पे अपना हाथ फेरते हुए बोली, आज तमाशा यही नहीं रुकेगा। आज तो सवेरे तक खेल खत्म करना है। इतना कह के नीता वहीं बेहोश होके गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और लेके पलंग पे लिटाया। नज़र घड़ी पे गई तो देखा ठीक 9:15 बजे थे। रोज़ यही होता था, ठीक 9:15 पे ही। मेरा नाम पीयूष है। 1 महीने से यही दौड़ा रोज़ पड़ता था नीता को। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत बुरा हाल था मेरी नीता का। 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसे भूख नाम की चीज़ ही नहीं थी। कैसे कैसे अकेले सब देख रहा था, मैं ही जानता था। शोरूम का सारा काम मेरा स्टाफ और मैनेजर देख रहा था। नीता के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। 32 की उम्र में वो अचानक 62 की लगने लगी थी। पूरे बदन में इतने दिनों की बीमारी से पूरे शरीर में ना तो खून था ना मांस, लेकिन ताकत पागलपन की बहुत थी उसमें। मेरे बस का नहीं था नीता को अकेले छोड़कर जाना। कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन घर से बाहर पैर रखते ही नीता का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता था। उसकी माँ भी अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, 2 दिन रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन मैं आया तो देखा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई थी कि उन्हें जाना पड़ा अचानक, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई थी। मैंने 1-2 बार फ़ोन भी किया, लेकिन ना किसी ने फ़ोन उठाया और ना ही कॉल बैक आया। परेशान मैं खुद भी इतना था कि समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। पूरे घर में कितने भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन एक सड़ी सी बदबू भरी हुई थी, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो आसपास। पूरा घर मैंने छान मारा, लेकिन कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब नीता बेहोश थी तो सोचा मैं भी थोड़ी देर लेट लूं, और जैसे ही मैं लेटा तो एक आवाज़ मुझे किचन से सुनाई दी। किचन में इस वक्त ये कैसी आवाज़? मैं तुरंत उठा और जाके देखा तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन वो ईंटें घिसने की आवाज़ ठीक शायद किचन के सिंक के नीचे से आ रही थी। मैं सीधे वहीं गया तो देखा फर्श के मार्बल हिल रहे थे। मैं एक पल को वहीं ठिठक गया, लेकिन एक डंडा लेकर वो हिलता हुआ मार्बल उठाया तो उसमें से कुछ छुछुंदर और बड़े चूहे निकलकर भागे। उनके मुंह में घिनौने से टुकड़े थे किसी चीज़ के। शायद मैं जानता था वो क्या था। मैंने और 1-2 मार्बल हटाया तो घिन के मारे मेरा हाथ अपने आप मुंह पे गया और किसी तरह मैंने सिंक में जाके उल्टी की और मार्बल के नीचे मेरी सास की लाश दबी पड़ी थी। मैंने पुलिस को बुलाने के लिए तुरंत अपना फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन जेब में नहीं था। फ़ोन लेने मैं किचन से बाहर निकला तो सामने नीता खड़ी थी, भारी भारी सांसें लेती हुई, जैसे जगी नहीं थी बल्कि नींद में ही थी। जैसे मैं धीमे धीमे दबे पाँव वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा।
यही सोचकर उसके पास पहुंचकर ज़रा नीचे झुका कि चुपचाप निकलकर पहले फ़ोन उठाऊं। घर के अंदर ही हूं तो कुछ भी होगा तो संभाल ही लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुका, नीता ने अपना हाथ जोर से मेरी गर्दन पे मारा और उसी आवाज़ में चिल्लाती हुई बोली, मैंने कहा था ना, आज तमाशा खत्म होकर रहेगा और इसे खत्म मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नीता के चेहरे को देख रहा था। क्या मैंने ठीक सुना था? क्या उसने कहा रहूंगा? मैं सोच ही रहा था जब नीता मुझे छोड़कर हाथों और घुटनों के बल किचन की ओर किसी जानवर की तरह सूंघती सूंघती जाने लगी। मैं फ़ोन के बारे में भूलकर नीता के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे सामने नीता किचन में घुसी और पीछे पीछे जाकर किचन के दरवाजे तक जाकर अंदर झांका तो मेरी आंखें अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप को थप्पड़ मारने लगा, ये देखने के लिए कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मेरी आंखों के सामने नीता उन मार्बल्स को वापस अपने माँ के लाश पर डाल रही थी और कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मैं फ्रिज की ओर बढ़ा पानी निकालने को तो नीता को जैसे पता चल गया था। वो एकदम से चीखी, आज इसको फंसने नहीं दूंगा तेरे जाल में, आज तो तमाशा खत्म करके ही दम लूंगा मैं। और नीता ने किचन की रैक पर छुरियों वाली स्टैंड को देखा, लेकिन हमारे घर की सारी छुरियां और धारदार चीज़ें जिससे किसी भी तरह की नुकसान हो सके वो सब मैं पहले ही फेंक चुका था। गैस कनेक्शन भी कटवा चुका था। खाना रोज़ बाहर से आता था क्योंकि ठीक 3 हफ्ते पहले जब इन सब की शुरुआत हुई थी तो उस समय 1 हफ्ता हुआ ही था। तब एक रात मैं नींद पूरी ना होने की वजह से बैठे बैठे ऊँग रहा था जब अचानक मुझे खटर पटर सुनाई दी और उसके बाद नीता की हंसी। मैं भागा कमरे से बाहर तो किचन में ही आके देखा नीता के एक हाथ में छुरी थी, एक हाथ में प्लेट और पूरे बदन पे उसके कटे कटे निशान थे। खून बह रहा था और किचन में गैस का नॉब ऑन रखकर नीता जैसे इंतज़ार कर रही थी कि कब तक एक चिंगारी भड़काए और पूरे घर को उड़ा दे। मैं तुरंत चिल्लाया, नीता क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? और भागकर मैंने किचन की खिड़की खोलकर गैस ऑफ की। लेकिन उतनी ही देर में नीता छुरी को लेकर मेरे पीछे तक आ चुकी थी। मेरे कंधे पर जरा सी खरोच तो आई, लेकिन मैं किसी तरह बचा और काफ़ी देर तक उसे संभालने के लिए गुत्थम गुत्थी होती रही और आखिरकार नीता बेहोश होकर गिर पड़ी। खत्म करके ही दम लूंगा मैं नीता के ऊपर पानी जितनी देर में गिराता उतनी देर में नीता मेरे ऊपर चढ़ के कूद चुकी थी। मुझ पर चढ़कर नीता मेरा गला घोट रही थी। मेरा दम निकल रहा था, मेरी आंखें उलट रही थी। अगर गर्दन पकड़कर नीता हाथ दम घोट रहे थे तो गले के अंदर भी किसी ने सांस की नली पकड़ रखी हो। सांस जब बिल्कुल ही नहीं आ रहा था तो मेरा चेहरा भी नीला पड़ने लगा था और किसी तरह बदन की बची खुची ताकत और खून का हर कतरा संजोग कर मैंने एक जोरदार धक्का नीता को मारा और तुरंत किचन से बाहर भागा। नीता मेरे पीछे पीछे वही डंडा लेके दौड़ी जिससे मैंने मार्बल्स हटाए थे। सीधे करके बाहर भागा और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी के पास तक भागा ताकि वो पुलिस बुला सके। दरवाजे पर नीता उसी आवाज़ में चीखते हुए लाठी बरसाई जा रही थी। मैं भागते हुए नहीं, बिल्कुल जैसे उड़ते हुए बिल्डिंग के नीचे पहुंचा और सिक्योरिटी से पुलिस को बुलाने को कहा। उसने भी घबराकर तुरंत फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया। पास के चौकी से 2 कांस्टेबल्स 10 मिनट में आए और मेरे घर में लाश की बात सुनकर मेरे साथ ऊपर पहुंचे। दरवाजे की कुंडी खुली तो सामने देखा तो पूरे घर का सामान उथल पुथल हो रखा था। नीता की रोने की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। मेरे अंदर अभी भी एक अजीब सा खौफ था कि पता नहीं कमरे में घुसते ही क्या देखने को मिलेगा। घबराता हुआ, इशारा करता हुआ आगे आगे बढ़ रहा था और तभी मैं उनसे चलने को कहा और ठीक दरवाजे के पास जाकर
मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने से दोनों कांस्टेबल्स दरवाजे के अंदर गए और मैं अपने आप को आईने में देखता ही रह गया। दाढ़ी ऐसी बड़ी हुई थी मेरी जैसे 3-4 महीनों से सेव नहीं किया था मैंने। कपड़े फटे फटे से थे, हाथ पैरों की रंगत पूरी तरह से बदली हुई थी। कमज़ोर लग रहा था कि पता नहीं कब से खाना नहीं खाया हो, और आंखें ऐसी धसी हुई थी जैसे कब से मैं सोया नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था। मैं खुद को देख ही रहा था जब अंदर से रोते रोते नीता की पुलिस वालों से बातचीत की आवाज़ें आई। मैं उसे देखता ही रह गया। फिर दोनों कांस्टेबल्स ने मुझे पकड़कर पागल खाने वाली जैकेट पहनाई और कमरे में वापस बंद कर दिया। नीता खुशी खुशी उन्हें बाहर छोड़कर आई और मुझे खाना खिलाकर दवा खिलाई, नींद की गोलियां दे दी। मैं रोज़ की तरह दवाओं के असर से सोने लगा। सोते सोते नीता मेरे करीब आई, प्यार से मुझे माथे पर चूमा और उसने उसी आवाज़ में कहा, मैंने कहा था ना, आज तमाशा खत्म होगा। जैसे नीता ने मेरे कान में ये बात कही, मेरी नींद की बेहोशी टूट ही गई हो, लेकिन इतनी भारी दवाओं का असर था ही थोड़ा। नीता कमरे से बिल्कुल किसी मर्द की तरह चलते हुए बाहर निकल गई। पूरे घर में फिर से एक बार लाश की सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। मेरे हाथ तो पागल खाने वाले जैकेट में बंधे हुए थे, तो हाथ मेरे हिल ही नहीं सकते थे, लेकिन शायद जानबूझकर मेरे पैर नहीं बांधे थे। मैं किसी तरह उठा और गिरते पड़ते कमरे से निकला बिना कोई आवाज़ किए। मैं किसी तरह किचन तक पहुंचा और साफ मुझे समझ आ रहा था कि कुछ महक रहा था। जाते जाते महक तेज होती गई तो समझा कि कुछ और नहीं, केरोसिन था किचन के पास। जैसे पहुंचा तो एक कदम और बढ़ाया। इससे पहले पैर में कुछ लगा जिससे मैं गिर पड़ा। अपने मुंह के बल बिल्कुल ठंडे पानी में गिरा, लेकिन हल्का सा होश जैसे ही आया तो समझ आया कि फर्श पर पानी नहीं, केरोसिन था पूरे फर्श पर। मतलब अभी तक केरोसिन छिड़क रही थी नीता। पलट कर देखा तो दरवाजे पे नीता ही थी। उसने पैर पर लंगड़ी मारकर गिराई थी मुझे पूरा का पूरा। केरोसिन में भीगते ही नीता हल्की सी हंसी और उसी आवाज़ में बोली, सर कहता था ना मैं आपको, आपका मैंने हर काम किया, कभी किसी काम को ना नहीं कहा। आपके शोरूम का काम या घर का काम, लेकिन आप तो राक्षस से भी बदतर निकले। मेरी ही बहन को नहीं छोड़ा और जब मैंने इंसाफ मांगने आया तो आपने कहा मैं तमाशा कर रहा हूँ। आज ये तमाशा यही हमेशा के लिए खत्म होके रहेगा। मुनाफ मेरे शोरूम में काम करता था, अच्छा लड़का था, सब कुछ टाइम पे कर देता था, हमेशा सारी चीज़ें जगह पे ही होती थी। लेकिन गलती मेरी ही थी। वो अपनी बहन को लेकर नौकरी के लिए मेरे पास आया था। वो मेरे पास आई, फिर बातचीत शुरू हुई और धीमे धीमे हम दोनों बाहर मिलने लगे। एक दिन मैं उसे अपने दोस्त के घर भी ले गया और फिर उसके 1 हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं करता भी तो क्या, घबरा गया था। मैंने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मैसेज का रिप्लाई भी देना बंद कर दिया। मुनाफ को कुछ नहीं पता था, लेकिन कहीं से मेरा कोई मैसेजेस मिल गया था। लड़का अच्छा शरीफ था, तो बिना किसी बवाल के मेरे पास आया। तो मैंने भी कह दिया, एक बार तेरी बहन का इंटरव्यू क्या ले लिया, तुम तो यहीं तमाशा करने लगे। नौकर है, नौकर की तरह रहो, वरना यहाँ से निकाल दूंगा, कहीं और भी नौकरी नहीं करने दूंगा, समझा। तमाशा बना कर रखा है तुम सब ने। मुनाफ की बहन ने अगली सुबह आत्महत्या कर ली। मुनाफ जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मेरे ही शोरूम के सामने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बहुत खर्चा करके बात को दबा दिया था मैंने, लेकिन भूल गया था कि बात दब सकती है पर आवाज़ नहीं। मेरी नीता मेरे आंखों के सामने माचिस की तीली जलाई और उसने फर्श पर गिरा दिया।